हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो में हम कमल का सिपाही में व्यक्ति और युग का अनोखा संयोजन है, इस कथन के आलोक में प्रस्तुत कृति का मूल्यांकन कीजिए। इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कलम का सिपाही में प्रेमचंद के व्यक्तित्व के दो पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, उनका साहित्यकार रूप तथा उनका मनुष्य रूप। हिंदी साहित्य में वह उपन्यास सम्राट, हिंदी कथा साहित्य को नई दिशा देने वाले, प्रगतिशील लेखक संघ में सभापति और प्रगतिशील लेखन को शक्ति देने वाले महान लेखक माने जाते हैं। हिंदी कथा साहित्य को उन्होंने जिस प्रकार समृद्ध किया वह युगांतरकारी कार्य माना जाता है। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका योगदान अविस्मरणीय है। अनेक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने हंस और जागरण पत्रों के प्रकाशन के लिए अथक प्रयास किए। मनुष्य के रूप में वह भारत के सरल, भोले भाले, परिश्रमी एवं निष्ठावान ग्रामीणों के प्रतिनिधि थे। सरल जीवन तथा उच्च विचार सिद्धांत की प्रतिमूर्ति प्रेमचंद घर के छोटे मोटे कार्य स्वयं करते थे। परिवारजनों के प्रति उनका अपार स्नेह था। परिजनों के दुख दर्द में सदा शामिल होकर वह उन्हें राहत पहुंचाते थे। उदार इतने थे कि जब भी रुपया हाथ आता वह घर वालों की ज़रूरतें पूरा करने में देर न लगाते। उनके उपन्यास सेवा सदन पर फिल्म बनाने वालों ने जब उन्हें 750 रुपये भेजा तो वह पूरी राशि 2-4 दिन में ही खर्च कर डाली। उन्होंने स्वयं लिखा था कि मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है, जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडरों को स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी। प्रेमचंद मानवतावादी थे। उनकी दृष्टि में संपूर्ण मानव जाति का हित सर्वोपरि था। वह जाति, धर्म, संप्रदाय, यहाँ तक कि राष्ट्रीयता को भी विश्व बंधुत्व के मार्ग में रोड़ा समझकर उनका विरोध करते रहे। राष्ट्रीयता वर्तमान का कोड है, उसी तरह जैसे मध्यकालीन युग का कोड सांप्रदायिकता थी। मार्क्सवादी विचारधारा की ओर उनके आकर्षण का मुख्य कारण था कि वह अपने चारों ओर विपन्नों, असहायों, श्रमिक वर्ग के लोगों, किसानों और मजदूरों का शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार, अन्याय देखकर क्षुब्ध हो उठे थे और उन्हें लगा था कि गांधी जी की समझौते की नीति उद्धार नहीं कर पाएगी। लड़ाई का कारण यही संपत्ति है, यही विष की गांठ है। जब तक संपत्ति है उस पर व्यक्तिगत अधिकार रहेगा, जब तक मानव समाज का उद्धार नहीं हो सकता। और वह मानते थे कि इसका एकमात्र उपाय है वर्गहीन समाज,
संपत्तिहीन समाज का संगठन। अतः उन्होंने सारी तबाही का कारण पूंजीवाद को मानकर उसका विरोध किया। उनका लेख महाजनी सभ्यता इसका प्रमाण है। मानवतावादी होने के कारण ही उन्होंने सांप्रदायिकता का विरोध किया। ढोंगी, पाखंडी, पंडे पुजारियों का असली रूप दिखाकर उनकी भर्त्सना की, जिसके कारण कुछ लोगों ने उन्हें घृणा का प्रचारक तक कह डाला। प्रेमचंद के भीतर बेचैनी थी। समाज में जो कुछ घृणित है, भ्रष्ट है, उसे दूर करने की, परिवर्तन लाने की। समाज में, देश में, जहाँ भी, जिस बात में भी उन्हें कमी दिखाई देती है, अन्याय, अनीति की दुर्गंध आती है, वह उसका विरोध करते हैं। यह भ्रांति उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग थी। प्रेमचंद ने पतनशील शक्तियों का, समाज का अहित करने वाले वर्गों का खुलकर विरोध किया। क्रांति का मार्ग समाज के संपन्न सत्ताधारियों वर्गों के विरोध का मार्ग कांटों का मार्ग होता है। उसमें अनेक खतरे उठाने पड़ते हैं, अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। प्रेमचंद यह जानते थे, फिर भी उन्होंने यह कंटकाकीर्ण मार्ग चुना। उस पर जीवन भर चलते रहे और चलते चलते कभी निराश भी हुए, टूटे भी, पर मार्ग नहीं छोड़ा, विचलित नहीं हुए। उनकी जीवन यात्रा अत्यंत कष्टदायक रही। जीवन के अंत में मृत्युशैया पर पड़े प्रेमचंद को जैनेन्द्र से यह कहना कि अब आदर्श से काम नहीं चलेगा, इन आशाओं, विश्वासों और आस्था के स्खलन उनकी आशाओं का ही सूचक है। प्रस्तुत पाठ में अपने मित्रों को लिखे पत्रों में भी उन्होंने अपनी आर्थिक कठिनाइयों का उल्लेख किया। मेरी अकल चकरा रही है कि कैसे इस स्थिति से बाहर निकलूं। मुझे हर महीने करीब 200 का घाटा हो रहा है। आखिर कब तक यह हालत चल सकती है? प्रेमचंद में अपूर्व हिम्मत थी, जिजीविषा थी, अनोखा जीवट था, धैर्य था, कर्म क्षमता थी और कार्य क्षमता थी। निराला की तरह प्रेमचंद ने भी देखा कि उनके जीवन की संध्या आ रही है। बुढ़ापा उन्हें कमजोर बना रहा है, पर उन्होंने बुढ़ापे के एहसास को अपनी हिम्मत पर हावी नहीं होने दिया। वह अंत तक अन्याय का विरोध करते रहे। हंस में साहित्यिक गुंडापन शीर्षक से छपे लेख में उन्होंने ठाकुर श्रीनाथ सिंह को आड़े हाथों लिया। इससे उनकी निर्भीकता, सहृदयता, न्याय भावना और दो टूक बात कहने की प्रवृत्ति का पता लगता है। अन्यत्र भी उन्होंने साहित्य को जनता के कल्याण का माध्यम न मानकर उसे व्यवसाय बनाने वाले तथा कथित साहित्य सेवियों का डटकर विरोध किया। अमृत राय लिखते हैं, जीवट उसका एक खास गुण है जिसे रोने पीटने से कुछ वास्ता नहीं। अपने इसी जीवट के कारण वह अंत तक नई योजनाएं बनाते रहे। कभी लेखक संघ की, कभी अनुवादक मंडल की असफलताओं के कारण निराश होते रहे। आर्थिक संकटों ने उनकी कमर तोड़ दी, फिर भी वह निरुत्साहित नहीं हुए। जीवन के अंत तक अपनी साधना में लीन रहे। इस अदम्य साहस, धैर्य, जुझारूपन तथा जीवट के होते हुए भी अंततः प्रेमचंद मनुष्य थे।
उनमें भी कुछ कमजोरियां थी। निराशा, टूटन का भाव उन्हें भी विचलित करता था, विशेषतः पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से संबद्ध समस्याओं को लेकर, और वह आत्मसम्मान का भाव भूलकर पूंजीपतियों से गुजारिश करते रहे कि विज्ञापन भेजें। इसी निराशा की मनोदशा में वह लिख बैठते हैं कि 10,000 रुपये और 11 साल की मेहनत सब एकारत हो गई। इस प्रेस के पीछे कितने मित्रों से बुरा बना, कितनों से वादा खिलाफी की, कितना बहुमूल्य समय जो लिखने में कटता, बेकार प्रूफ देखने में काटा। मेरी जिंदगी की यह सबसे बड़ी गलती है। आत्मलोचन करते हुए, अपना दोष स्वीकार करते हुए वह लिखते हैं कि एक बार उनको शुरू करने की गलती करने के बाद अब अहंकार उसे बंद करने की राह में आड़े आता है। लोग मुझ पर ही मुंह हंसेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे। सामान्य व्यक्तियों की तरह घोर निराशा के क्षणों में आशा का दामन नहीं छोड़ते। मैं अपनी खामियों को समझ रहा हूँ, अपनी गलतियों को देख रहा हूँ, पर यह आशा है कि शायद कुछ हो जाए। इस प्रकार प्रेमचंद का व्यक्तित्व साधारण होते हुए भी असाधारण था। उनका जीवट पत्रकारिता के प्रति समर्पण भाव, साहित्य के उत्कर्ष के लिए अथक प्रयास, गरीबों विपन्नों के प्रति हमदर्दी, अन्याय शोषण का विरोध, देश को स्वतंत्र कराने की अदम्य आकांक्षा तथा उसके लिए परिश्रम और त्याग, पाठकों में नई चेतना जगाने का भगीरथ प्रयत्न, सब इस कलम के मजदूर को कलम का सिपाही बना देते हैं। ऐसा सिपाही जो गर्दन कटा सकता है, गर्दन झुका नहीं सकता। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।